आज हम पढ़ेंगे इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, गाइस जॉर्डन मेथड और गाइस एलिमिनेशन मेथड। ये सारे आपस में लिंक हैं। तो हम इसको अगर हमें एक ही भी समझ आ जाए ना तो हमें सारी समझ आ जाएगी। गाइस जॉर्डन और एलिमिनेशन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है ना। अच्छा, तो इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स, जैसे अब ये देखें ये वाला एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है। अब इस डायगोनल एंट्रीज के नीचे ये जितने भी जीरो होंगे ना, कि मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हमने जीरो करना है। अगर ये जीरो हो गए तो उसको हम कहेंगे इक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं जीरो कर दूंगी ना, जब मैं ये जीरो कर दूंगी, वो जीरो कैसे करूंगी मैं, गाइस एलिमिनेशन मेथड के जरिए। तो मैं जब ये जीरो कर दूंगी तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, वो इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ होती है कि मतलब हमने ना इसमें एक एक जीरो, मतलब यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया और यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे कर लें, यहाँ पे 9 है, ठीक है। फर्स्ट कर लें यहाँ पे 9, क्योंकि जब हम अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहाँ पे जीरो आ जाता, यहाँ पे भी जीरो आ जाए तो वो क्वेश्चन यहीं पे दी एंड हो जाता है। तो बस इसकी यहीं पे यही बात हो रही है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये एंड हो सकता है अगर यहाँ पे जीरो आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो नहीं है तो मतलब ये होगा कि आप ऊपर से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, फिर एक जीरो बढ़ेगा, एक जीरो बढ़ेगा, या अगर नीचे से स्टार्ट करें तो वो एक जीरो ऊपर कम होता जाएगा, इस तरह, ठीक है। उसके बाद रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है कि अब जैसे ये डायगोनल हमारे पास एंट्री सी, ओहो हम ऊपर ही चले जाते हैं। अब ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसकी ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ये 1 3 1 जो है वो इसकी क्या है, डायगोनल एंट्रीज हैं। अब ये क्या है 2 3 8। अब ये मतलब हमने इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि हमने इसमें कितने जीरो करने हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होते हैं यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पे हम 3 जीरो करेंगे। अगर यहाँ पे जीरो होता या अगर यहाँ पे जीरो होता तो मतलब इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होना था कि हमने सिर्फ एक जीरो करना है, तो इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है 1। और हमने ये वाकई में करना है, ये नहीं कि इसका रैंक बस बताना है कि 1 है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो भी बताती हूँ। जैसे अब ये है, इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पे ये 4/4 का ऑर्डर है, तो मतलब अगर यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिखी होती जीरो की जगह कोई और वैल्यूज़ लिखी होती तो हमने यहाँ पे बताना था इसके रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5। इस तरह इसके 5 रैंक ऑफ मैट्रिक्स है और हमने इसको 5 दफ़ा मतलब ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगी। और सबसे पहले यहाँ ये पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अगर जितने जीरो होंगे ना हमें उतनी मतलब हेल्प मिलेगी कि हम इक्लॉन फॉर्म पे पहुँचे, और हम यही दुआ करेंगे कि ज़्यादातर ज़ीरो ना हो, ज़ीरो हो सॉरी, तो आके हमें ना क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे ये क्या देखना है, ये हमारे पास अब है। सबसे पहले हमने इन दोनों को जीरो करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने किन दोनों को जीरो करना है, इन दोनों को। यहाँ पे तो मैंने इसको जीरो कर दिया है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने यहाँ पे इन दोनों को जीरो किया। कैसे जीरो किया, मैं यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन 1, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या है 1, ये हमारे पास क्या है डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। इसको मैं बन गई है, चलो। अच्छा, अब यहाँ पे 2 है, मतलब कि मैंने इसको जीरो करना है। कैसे करूँगी, 2 को मैं अगर मैं 2 में अगर -2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही जीरो हो सकते हैं ना, तो कैसे ऐड करूँगी मैं, तो मैं क्या करूँगी, ये जो 2 है -2 के साथ ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करवाऊँगी, ठीक है। -2r1 इस पूरी रो के साथ मल्टीप्लाई कराऊँगी, लेकिन मैंने इसमें करना नहीं है, लिखना नहीं है, मैंने जहन में बोलना है कि फाइंड में करना है कि उसके ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर मैंने उसको रो 2, यानी ये रो 2 में थी ना, ठीक है, तो मैंने रो 2 में इसको ऐड कर देना है, ठीक है। -2r1 प्लस रो 2। अब मैं जब इसको करूँगी, जैसे मैं -2 को करती हूँ, -2 से मल्टीप्लाई हो गया ये, तो ये -2 हो गया, -2 में 2 ऐड किया तो वो 0 हो गया। अब फिर पूरे रो के साथ करना है, फिर -2 को मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, -4 प्लस 3 क्या होगा, -1, ठीक है। इसी तरह मैं थर्ड को भी करूँगी, -2 प्लस 4 क्या होगा 2, ठीक है। तो फिर इस तरह कर देंगे। उसके बाद इस 3 को भी करना है, तो हम एक ही स्टेप में इन दोनों को करेंगे। तो अब 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 के साथ इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, रो 1 को, पूरी रो को मैंने मल्टीप्लाई किया। करना सिर्फ माइंड में है, मल्टीप्लाई माइंड में करना है, एडिशन जो है वो आपने फिजिकल मतलब करनी है, ओके। तो ये रो 3 है, अब इसमें रो 3 में मैंने ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें, -3 2 सा -6, ठीक है। तो -6 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। इसी तरह बाकी -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा -3 प्लस 1 -2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला 2 रह गया 0, अब इसको 0 करना है क्योंकि एक तो बच गया। अब उसको मैं कैसे 0 करूँगी,
यहाँ पे मैं इसको दो तरीक़ों से इसको ज़ीरो कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 और यहाँ पे क्या है -2। मैं इन दोनों को कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 ऐड करके कर सकती हूँ। ठीक है, मैं कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके मैं 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर ये 0 हो सकता है। और या मैं इसको क्या कर सकती हूँ कि ऊपर मेरे पास -1 है तो मैं इसको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दूँ, क्योंकि माइनस मैंने इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लगाया था क्योंकि ऊपर 1 था। अब यहाँ पे क्या माइनस पहले से ही मौजूद है तो क्यों माइनस लगाऊँ मैं, तो मैं 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये 2 क्या बन जाएगी, 2R2, इसमें साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइंड में और ऐड करेंगे सही में, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, 2 0 0, तो उसमें वो करना ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये 2 के साथ में जब ऐड करूँगी इसको -2 हो जाएगा, सॉरी हाँ -2 हो जाएगा। -2 में जब मैं प्लस करूँगी यहाँ पे 2 तो वो 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे करूँगी -2। ठीक है, तो सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 - 2 2, तो बस ये मेरे पास आंसर है। मैं इसको इस मेथड से भी कर सकती हूँ और इस मेथड से भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब रिड्यूस इक्लोन फॉर्म क्या होता है कि मतलब उसके ऊपर भी 0 हो, ये हम किससे करेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड से। वो हम किससे, ये हमारा जो मेथड था ये क्या था, गाइस एलिमिनेशन मेथड। अभी ये बस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमने निकाला है, गाइस एलिमिनेशन मेथड सेम इसी तरह है, बस उसके आगे इसके कोएफिशिएंट्स निकाले हैं, x1 y1 और z1 निकाला है। ठीक है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म भी सेम इसी तरह है, बस लेकिन इसकी क्या है, डायगोनल एंट्रीज की जो ऊपर है वो भी 0 होना चाहिए। अब ये हमारे पास 4/4 का ऑर्डर है तो हमने इसको नहीं छेड़ना, जो 4th कॉलम है उसको नहीं छेड़ना, जो भी डायगोनल एंट्रीज जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, ठीक है, वो 4/4 का ऑर्डर था। ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट पेज में जो हमने पढ़ा था ये 4/4 का ऑर्डर था, इसलिए एंड तक ये डायगोनल एंट्रीज हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये 3/4 का ऑर्डर है तो इसलिए फिर यहाँ तक ही बनेंगे और बाकी वो 4th कॉलम जो होगा ना वो हमारे पास आगे मैं बताती हूँ गाइस एलिमिनेशन में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, ये जैसे अब इसको ऊपर से सोल्व करना है, नहीं इसको भी उसी तरह सॉल्व किया हुआ है गाइस, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारी डायगोनल एंट्रीज है। तो हमने -3 है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 है ना, तो मैं ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3 - 3 वो फिर 0 होगा। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऐड, क्योंकि ये जब 3 प्लस -3, जैसे मैं बताती हूँ लिख के, ये देखिए ये है 3 प्लस -3, मतलब कि 3 प्लस -3 क्या होगा, वो 0 होगा। इस तरह मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये 4 है तो अब इसमें इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी। ठीक है, कुछ भी करके 4 - 4 हमें पता है कि किस तरह होते हैं, हम बच्चे नहीं हैं इतने भी, तो उसको 0 कैसे करना है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई हमने माइंड में करना है और जो ऐड है वो हमने रियल में यहाँ पे इसको ऐड करना है। ठीक है, अब उसके बाद अब ये मेरे पास 0 ये रह गया था तो मैं इसको 2 तरीक़ों से सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, ये या तो मैं इसको, ये जो 9 है ऊपर वाला, इसको मैं क्या करूँगी, 9 को मैं 9 से ही डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, पूरी रो को मैं 9 से डिवाइड करूँगी, दूसरा तरीका जो है, और फिर मैं उसके अंदर वही वाला ऑपरेशन करूँगी। जैसे अब यहाँ पे -7 है तो मैं उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और फिर मैं उसको ऐड करूँगी। या तो मैं ये करूँगी या तो मैं इस तरह कर सकती हूँ, लेकिन मेरे हमसाए में यहाँ पे 7 है तो मैं इसको आपस में ऐड कर दूँ तो मेरे पास ये आंसर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे इफ एनी एंट्री हैज़ अ लार्ज, वही वाली बात होगी कि यहाँ पे अगर कोई बड़ा नंबर है 1 या -1 के अलावा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको। ठीक है, अब इसको हम फाइनली एलिमिनेशन मेथड आ गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड ये मतलब इसी तरह इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मतलब मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर यानी हम पहले क्रैमर रूल में करते थे कि पहले ये अलग होती थी 1 2 -4, ये एक अलग मैट्रिक्स होता था, फिर उसके बाद XYZ का एक अलग मैट्रिक्स होता था। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हमने x1 x2 x3 निकाला है, XYZ नहीं निकाला। और ये 4 - 1 इक्वल्स के बाद जो होता था मैट्रिक्स, उसका एक अलग मैट्रिक्स होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा सिर्फ, यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ किसके लिए होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी मिक्सचर के लिए, यानी गॉस एलिमिनेशन के मेथड में सिर्फ ये यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, दिस एप्लीकेशन इज़ फॉर नॉन होमोजीनियस मेथड। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि ये जो बी मैट्रिक्स है, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स होता है, ये वाली जो कॉलम होता है हमारा, इसमें 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 नहीं होगा तो हमारे क्वेश्चन में गड़बड़ शड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो सॉल्व नहीं होता ना क्रैमर और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, तो हम उसको फिर कैसे सॉल्व करते हैं, गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, चलो जी अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत होगी बातें।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 -1 -1। अब ये हमारे, अब हमारा टारगेट है इन तीनों को उड़ाना है, इन तीनों को जीरो करना है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को जीरो करना है, ठीक है। 2 और -4 को किस तरह करेंगे, भी 2 है तो यहाँ पे मैं -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी और ऐड करूँगी रो 2 में। फिर यहाँ पे -4 है तो मैं ऊपर माइनस नहीं लगाऊंगी, मैं डायरेक्ट 4r1 + r3 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब मल्टीप्लाई हमने रियल में नहीं करना, मल्टीप्लाई हमने माइंड में करना है और उसको ऐड कर देना है हमने रियल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होके आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। इसके चेंज नहीं होते लेकिन हो जाते हैं। अच्छा, ये रो 2/3 है, ये मतलब ये देखें हम यहाँ पे मेरे हम साइड में -7 नहीं है या -7 नहीं है, तो मैं क्या करूँगी कि ये जो ऊपर वाला है उसको मैं 3 से डिवाइड करूँगी, मैं पूरी रो को 3 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। उसके बाद है रो 3 + 7r2, यानी अब ये रो 3 जो है, रो 3 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 जो है वो r2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और रो 3 में वो ऐड होगा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस भी आ गई हैं, मतलब वो इस तरह हुआ है कि जब हम डिवाइड करते हैं तब वो फ्रैक्शन में आना ही आना है। -5/3 वो पॉइंट में नहीं लिखना हमने, इस तरह फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। -5/3 जब ऐड होगा, -5/3 + 3 तो वो बन जाएगा -26/3। इस वाले को नहीं छेड़ना क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया है, नीचे से हमने स्टार्ट करना, ओके। कोएफिशिएंट्स जब निकालने हैं, अब ये क्या है हमारे पास, x3 है, ये x2 है और ये x1 है। अब ये x3 हमने सबसे पहले निकालना है, ठीक है। एलिमिनेशन में हमने नीचे से स्टार्ट करना है, x3 फाइंड करना है, और जॉर्डन में क्या करेंगे, हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सेम मेथड जॉर्डन का भी यही है, बस वो ये है कि उसके ऊपर से जीरो करना है, हमने यहाँ पे नीचे जीरो करना है, मेथड सेम यही है, ठीक है। -26/3, अब इसको इक्वल किसके रखा है, 0, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। ये जो है वो 0 आ गया, कॉन्स्टेंट जो है हमारे पास 0 आ गया, तो हम यहाँ पे x3 रखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा। अच्छा, -26/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड 0 के साथ जो मर्जी कर लो, वो ढीट है, वो 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड रो में आते हैं, तो वहाँ पे क्या है, 1x2 - 5/3 x3, सॉरी x3, तो x3 की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, वो तो 0 थी, तो मैंने यहाँ पे 0 ही लिख दी। तो x2 - 0, अब इक्वल्स क्या आ गया हमारे पास, -3, ये हमने इक्वल्स रखना है, ठीक है। तो ये इसी का मैट्रिक्स के अंदर रहता है, लेकिन जैसे होता है ना, जैसे एक बहू आई है, वो पराए घर से आई है, तो जी उसको हमने बाहर ही रखना है, नहीं ये वो पराए घर से आई है, वो कभी भी हम उसको निकाल देंगे, ये वो वाला सीन हो रहा है यहाँ पे, इंडियन ड्रामे वाला। अच्छा जी, x2 है माइनस, अब ये x3 हमारे पास क्या था, 0 था, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया, तो यहाँ पे इक्वल्स टू -x2, अब इक्वल्स क्या आ गया, यहाँ पे -3 ही आएगा, वो -0 को उसको कौन देखता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, -3। अब फिर उसके फर्स्ट वाले रो में आ जाएंगे, 1 आ गया, x1 -2 x2, ठीक है, और यहाँ पे +x3, ये तो हमारे पास 0 है। अब x2 क्या है हमारे पास, -3, तो हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना, उसकी वैल्यूज लिखेंगे यार, ठीक है। x1 + 6 = ये 4 के इक्वल था, तो अब इसको 4 - 6 किया तो हमारे पास -2 आ गया। एक और क्वेश्चन देखना, उसमें एक नई चीज़ है। अच्छा, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसको हम पिवट एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक सेंटर्ड कह लें पिवट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने सेम इसको इसी मेथड से किया। ये हमारे पास है क्वेश्चन, अब ये 2 है तो इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और रो 2 में ऐड करेंगे, और यहाँ पे 3 है तो -3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और रो 3 में ऐड करेंगे, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, -5 और यहाँ पे भी -5 है। अब मैं -5 है तो मैं इसको ऐड तो करूँगी नहीं, ऐड करूँगी तो वो तो -10 हो जाएगा, इसको माइनस कर दूँगी। अब मैं कॉलम 2 - कॉलम 4 लिखूँगी तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा। तो अब ये क्या हुआ है जी, कि हमारे पास ये तीनों 0 हो गए हैं, ठीक है। अब ये तीनों 0 हो जाए ना, मतलब कि हमारा x3 नहीं निकल सकता। अब एक अगर हमारे पास कोएफिशिएंट नहीं निकल सकता तो फिर सारे नहीं निकल सकते, ठीक है, सबने खुदकुशी कर लेनी है। अब 0 x3 है यहाँ पे, अब इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये -5 है, तो मतलब x3 वो -5 एक तरह से 0, मतलब ये बिल्कुल सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं यही कह रही थी कि अगर आपके पास ये 0 आ जाए ना, डायगोनल एंट्री यहाँ पे भी 0 आ जाए, ये 0 तो है, अगर ये भी 0 आ जाए ना, तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से, मतलब क्या कह लें कि वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि डायगोनल एंट्रीज में यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आगे, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन नॉट पॉसिबल वाला हिसाब हो गया। अच्छा, यहाँ पे पता है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे x2 x3 है, ऊपर तो सारा है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास पहले ही
जो हमने इन दोनों को ज़ीरो करना होता है, ये पहले ही ज़ीरो आ गई तो हमने इसको करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम इसमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा कि हमने इसमें 2 करने हैं, तो हम इन दोनों को ज़ीरो करेंगे, उसी मेथड से पहले हम इसको करेंगे और फिर बाद में हम इसको करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया। और फिर गाइस जॉर्डन मेथड भी सेम। और अगर हाँ ये x1 x2 x3 हमारे पास निकला, हमें थोड़ा शक है कि हमारा आंसर सही नहीं आ रहा, तो हमने इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। x1 x2 x3 की जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमने ये इक्वेशन 1 में पुट कर लेनी है, इक्वेशन 2 जिस मर्जी में हमने इसमें पुट कर लेनी है। इस पूरे में मैं पुट कर दूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने पुट की -26/7 -2 -96/7, तो ये पुट की तो मेरा 4 = 4, मतलब कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये है गाइस जॉर्डन मेथड। गाइस जॉर्डन में पहले क्या करेंगे, पहले तो हमने एलिमिनेशन करना है, ठीक है। गाइस जॉर्डन अगर आपको कहा गया है तो पहले वो एलिमिनेट करना है हमने उसको, और फिर बाद में हमने जॉर्डन की तरफ जाना है। तो पहले हम इसको उसी मेथड से सारा कुछ करेंगे और फिर बाद में हम इसको वेरीफाई करेंगे कि वो उसके इक्वल आता है कि नहीं आता। ये तो वही एलिमिनेशन है, जॉर्डन नहीं है। जॉर्डन आप लोग खुद करें। बाय बाय।